वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली थिएटर में रिलीज हुई विजय एंटनी भाई साहब की मार्गन मूवी को लेकर आया हूँ, जो एक सुपर नेचुरल थ्रिलर मूवी है। मूवी के बारे में बात करें तो सच में मूवी तो माइंड ब्लोइंग लगी मुझे। मतलब कहीं पर भी मूवी बोरिंग सी नहीं लगी। स्टार्टिंग से ही कहानी शुरू हो जाती है और फर्रारी की तरह चलने लगती है। कुछ समय आने के बाद ऑडियंस को ये बात पता लग जाती है कि असली कल्प्रिट कौन है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट जो कंटेंट है ना, वो बहुत ही यूनिक है। मूवी को प्रेजेंटेशन करने का तरीका बहुत ही अलग है। सच में ऐसे मूवीज बहुत ही कम बनती है। और रिक्वेस्ट जो वीडियो को पूरा देखना जरूर। तो अब चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। कहानी शुरुआत में वेनेला नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है, जो अपनी स्कूटी लेकर कहीं पर जाने लगती है। उसी वक्त कुछ पुलिस वाले इस वेनेला को फॉलो करने लगते हैं। इसमें मूवी का हीरो ध्रुव भी होता है। ध्रुव अपने टीम मेंबर से कहने लगता है कि श्रुति, तुम अच्छी तरह से उस वेनेला को फॉलो करती रहो। हमारी तरह भी किलर वेनेला को फॉलो करता रहेगा, लेकिन किलर को हमारे बारे में पता नहीं लगनी चाहिए। अब इसकी जान हमारे हथेली में है। उसके बाद सीन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाने लगता है, जहाँ पर एक बीएफ जीएफ को दिखाया जाता है, कार्तिक और इसकी जीएफ रम्या। फिलहाल कार्तिक रम्या को उसके मोहल्ले के पास ड्रॉप करके वहाँ से चला जाता है। कार्तिक जाने के बाद एक अनजान बंदा सडनली रम्या पर हमला करते हुए उसके गर्दन के पास एक इंजेक्शन डाल देता है। इंजेक्शन डालते ही रम्या की सारी बॉडी काली होकर उसी वक्त उसकी मौत हो जाती है। सुबह होने के बाद कुछ सफाई करने वाले बंदों को डस्टबिन में इसी रम्या की लाश नजर आने पर वो लोग फटाफट से पुलिस वालों को इन्फॉर्म करने लगते हैं। सब पुलिस वाले, मीडिया वाले, फॉरेंसिक वाले वहाँ पर आकर अपने तरीके से काम करने लगते हैं। इन्वेस्टिगेशन के दरमियान में पुलिस वाले काफी सारे लोगों से पूछताछ करने लगते हैं, कार्तिक से भी, लेकिन पुलिस वालों को कुछ भी क्लू ही नहीं मिलता। दूसरी तरफ मुंबई में मूवी के हीरो ध्रुव को दिखाया जाता है। उसी तरह हम ये देखते हैं कि ध्रुव का आधा शरीर काला हो चुका है। तभी एक पुलिस वाला ध्रुव को एक व्हाट्सएप मैसेज सेंड करने लगता है। उस मैसेज में वही रम्या की न्यूज होती है। रम्या को देखकर ध्रुव शॉक में रह जाता है। ध्रुव अपने एक छोटे से फ्लैशबैक को भी याद करने लगता है। लगता है पास्ट में ध्रुव का कोई अपना इसी तरह से मर गया, एक लड़की के पास बैठकर रो रहा होता है। तो शायद इतने सालों के बाद ध्रुव के सामने दोबारा यही केस सामने आता है। सो ध्रुव फटाफट से अपने कपड़े शपड़े पैक करके चेन्नई चला जाता है। मतलब एक्चुअली ध्रुव एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है। खैर ध्रुव चेन्नई पर आकर कमिश्नर से मुलाकात करने पर कमिश्नर उस रम्या का केस ध्रुव को सौंपने लगता है। फिलहाल इस केस की इन्वेस्टिगेशन नटराज नाम का एक पुलिस वाला कर रहा होता है। सारे फाइल्स ध्रुव को देने के लिए कहता है और उसी तरह ध्रुव ये केस अनऑफिशियली इन्वेस्टिगेट करेगा। खैर उसके बाद ध्रुव अपने क्वार्टर्स पर आकर केस की फाइल को अच्छे से स्टडी करने लगता है। अब इस केस में श्रुति नाम की एक और पुलिस वाली इसकी हेल्प करती रहती है। ध्रुव, श्रुति, एक और कांस्टेबल उस डस्टबिन के पास जाते हैं जहाँ पर रम्या की डेड बॉडी मिली थी। यहाँ आने के बाद ध्रुव ये ऑब्जर्व करता है कि इस एरिया में कितने सीसीटीवी कैमरास मौजूद है और कहाँ पर है। एक और बात यह है कि रम्या मरने के बाद रम्या के एफबी प्रोफाइल में एक पोस्ट डाली थी किसी ने, माय वर्स्ट बर्थडे एवर। ये पोस्ट बहुत ही वायरल हो गया। इसी पोस्ट को देखकर काफी सारे मीडिया वाले उस डस्टबिन के पास पहुंचे थे। बाद में ये दोनों रम्या के बीएफ कार्तिक के पास जाते हैं, जो एक अच्छा खासा फोटोग्राफर होता है। कार्तिक से रम्या के बर्थडे वाले दिन के फोटोग्राफ्स पूछने लगते हैं। कार्तिक उसी तरह से बर्थडे के फोटोग्राफ्स दिखाने लगता है और ये भी कहने लगता है कि उस दिन कार्तिक ने रम्या को $1 चेन भी गिफ्ट किया था। श्रुति कहने लगती है कि जब रम्या की लाश मिली थी, रम्या के गले में ये चेन नहीं पाई गई, मिसिंग है। उसके बाद ध्रुव उस मोहल्ले के सारे फुटेजेस को चेक करने लगता है। सारे फुटेजेस को देखने के बाद ये बात पता चलती है कि किलर को अच्छी तरह से पता था कि किस जगह पर सीसीटीवी कैमरा मौजूद नहीं था। जब रम्या उस स्पॉट पर पहुंची, किलर ने उस पर हमला कर दिया। फुटेज को थोड़ा बैकवर्ड से प्ले करने के बाद एक और बात भी पता चलती है कि 20 या आधे घंटे पहले इस गली में एक कार गुजरी। शॉकिंग बात यह है कि दोबारा वहाँ से नहीं लौटी। पुलिस वालों ने ऑलरेडी इस गाड़ी के बारे में डिटेल्स हासिल कर लिया। सारे के सारे फेक है, मतलब फुल्ली मॉडिफाइड कार होती है वो। पक्का प्लानिंग के साथ किलर ने रम्या पर हमला करके उसे मार दिया। जब पुलिस वाले एक और फुटेज को चेक करते हैं तो उसी रास्ते से एक बंदा गुजरा था। जब वो बंदा किसी जगह पर आया था तो एक उल्लू इस पर हमला करके चला गया। ध्रुव कहने लगता है कि ये बंदा कौन है और इस टाइम पर क्या कर रहा था। फटाफट से इस बंदे के बारे में पता करो। वो बंदा जिस रूट से गुजरा होता है, पुलिस वाले उसी रूट को फॉलो करते हुए उस बंदे के बारे में पता करने की कोशिश करने लगते हैं। इसी दरमियान में ध्रुव किसी जगह पर एक बहुत ही पुरानी ब्लैक एम्बेसडर कार को देखता है। एक्चुअली इस गाड़ी के पीछे किसी ने एक हार्ट का सिंबल बनाया होता है और ऐसा ही सिंबल का लॉकेट कार्तिक ने रम्या को गिफ्ट पर दिया था। सो ध्रुव फटाफट से फोरेंसिक वालों को बुलाकर इस कार में जिन जिन के फिंगरप्रिंट्स मौजूद है
उन सारे लोगों के फिंगरप्रिंट्स हासिल करने के लिए कहता है। सो फॉरेंसिक वाले आकर सारे गाड़ी के फिंगरप्रिंट्स को गैदर करने लगते हैं। एक्चुअली ये गाड़ी किसी बूढ़े बंदे की होती है। ध्रुव कार्तिक को फोन करके यही बात पूछने लगता है कि तुमने वो लॉकेट कहाँ पर खरीदा था। कार्तिक कहने लगता है कि सर एक्चुअली मेरे एक फ्रेंड ने उस लॉकेट को यूएस से लेकर आया था, तो मैंने रम्या को गिफ्ट पर दिया। ध्रुव ये भी पूछने लगता है क्या तुमने उस डॉलर का स्केच किसी गाड़ी के ऊपर लिखा था। कार्तिक कहने लगता है नहीं सर, मैं तो बस रम्या को ड्रॉप करके चला गया। खैर फॉरेंसिक वालों को कार के ऊपर जो फिंगरप्रिंट्स पाए गए उन सारे फिंगरप्रिंट्स को एनालाइज करने के बाद एक बंदे का फिंगरप्रिंट मैच होता है और इस बंदे का नाम होता है अरिवू, जो कुछ दिनों पहले इसके ऊपर एक ड्रग का केस लगा था। एक और बात यह है कि अरिवू और मरी हुई रम्या दोनों एक ही मोहल्ले वाले होते हैं। दूसरी तरफ उस अरिवू को दिखाया जाता है जो किसी जगह पर स्विमिंग करते रहता है। मतलब शायद कुछ दिनों के बाद स्विमिंग का कंपटीशन चलने वाला होता है। अरिवू उसी की प्रैक्टिस करते रहता है। अब अरिवू को ढूंढते हुए पुलिस वाले उस स्विमिंग पूल के पास जाने पर अरिवू नजर आता है। फटाफट से अरिवू को अपनी हिरासत में लेकर पुलिस स्टेशन पर ले जाने लगते हैं। अरिवू यही कहते रहता है कि सर शायद आप गलत बंदे को गिरफ्तार कर रहे हैं, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। पुलिस वाले इस अरिवू को इंट्रोगेशन रूम में लाकर इसकी सारी चीजें हासिल करके उसी रूम में लॉक कर देते हैं। ध्रुव श्रुति से कहने लगता है कि इस बंदे को 6 घंटों तक ऑब्जर्व करते रहो। जब कोई भी बंदा 6 घंटों तक आइसोलेट होता है उसके अंदर की असली सच्चाई बाहर आती है। सो इस तरह से पुलिस वाले ध्रुव इस अरिवू को ऑब्जर्व करते रहते हैं। यह अरिवू यही कहते रहता है कि सर मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आया हो, शायद आपको कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, प्लीज सर मुझे जाने दीजिए, मेरी बहन मेरा इंतजार कर रही होगी। कुछ टाइम गुजरने के बाद ये अरिवू अपने पॉकेट से च्युइंगम लेकर आधा च्युइंगम खाने लगता है। ध्रुव कांस्टेबल को डांटने लगता है कि ये चीज आप कैसे भूल गए, च्युइंगम खाने से उसका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो सकता है। अब इसी दरमियान में श्रुति अरिवू के बहन के बारे में इंक्वायरी कर लेती है। पता चलता है कि अरिवू और इसकी बहन घर में अकेले रहते हैं, इनके माँ बाप इस दुनिया में मौजूद नहीं। इसकी बहन कॉलेज की पढ़ाई करती है। थोड़ी देर के बाद अरिवू कुछ बहुत ही पुराने पोएम्स पढ़ने लगता है और थोड़ी देर के बाद पुलिस वाले इस अरिवू को खाना देने लगते हैं। अरिवू कहने लगता है कि सर मुझे खाना नहीं चाहिए, मेरी बैग में एक टैबलेट है, वो टैबलेट मुझे दे दीजिए बस। ध्रुव उसकी बैग में चेक करने पर सच में एक दवाई की बोतल होती है। फटाफट से इस दवाई के बारे में गूगल करने लगता है। पता चलता है कि ये दवाई कुछ मेमोरी रिलेटेड की दवाई है। दूसरी तरफ अरिवू यही कहते रहता है कि सर प्लीज मुझे वो दवाई दे दीजिए, मेरा सर फटा जा रहा है। इस तरह से काफी सारी बार पानी पीने लगता है। थोड़ी देर मेडिटेशन करने के लिए बैठता है तो इसकी आंखों के सामने किसी लड़की का चेहरा आने लगता है। इस लड़की का चेहरा देखकर अरिवू बहुत डिस्टर्ब होते रहता है, बार बार पानी पीने लगता है, बार बार अपनी दवाई मांगते रहता है। इस तरह से देखते ही देखते 20 लीटर का पानी पी जाता है और थोड़ी देर के बाद अरिवू उसी लड़की का चेहरा ड्रॉ करने लगता है दीवार पर, दोबारा मिटा भी देता है। देखते ही देखते अरिवू बहुत ही अग्रेसिव होने लगता है, बहुत गुस्सा करने लगता है कि मुझे फटाफट से यहाँ से बाहर निकालो, मेरी दवाई दे दो। उसके बाद जब ध्रुव इंट्रोगेशन रूम में जाता है तो वो अरिवू बाथरूम के बाल्टी में अपना सर रखकर ऐसे ही पड़ा रहता है। फटाफट से अरिवू को उसकी दवाई देकर दोबारा वहाँ से चले जाते हैं। पूरे 6 घंटे बीतने के बाद ध्रुव अरिवू के पास आता है, पूछने लगता है कि तुमने और कितने लोगों को मारा। अरिवू कहने लगता है कि सर आपने गलत आदमी को पकड़ा। श्रुति अरिवू को उस रात का फुटेज दिखाने लगती है। मतलब उस रात एक बंदा वहाँ से गुजरा था ना, वो बंदा और कोई नहीं इसी अरिवू होता है। अरिवू कहने लगता है कि वो तो मेरा जॉगिंग का टाइम है, कल ही नहीं बल्कि हर रात मैं उसी रास्ते से जॉगिंग करता हूँ। श्रुति पूछने लगती है कि क्यों तुमने रम्या नाम की लड़की को मारा। अरिवू कहने लगता है कि मैडम वो नाम मेरे सामने मत लीजिए, मेरा सर फटा जा रहा है। और इसी तरह जिस रम्या के बारे में आप पूछ रहे हो वो रम्या कौन है मुझे नहीं पता। ध्रुव उस डॉलर का स्केच अरिवू को दिखाकर पूछने लगता है कि गाड़ी पर तुमने ही इस डॉलर का स्केच ड्रॉ किया ना। अरिवू कहने लगता है कि मैंने कुछ भी ड्रॉ नहीं किया सर, मेरी बहन घर में अकेली है, मुझे जाना होगा। श्रुति कहने लगती है कि उस गाड़ी पर तुम्हारे ही फिंगरप्रिंट्स पाए गए, उसी के बलबूते पर हम तुमको यहाँ पर लेकर आए हैं। और वैसे भी तुम तो एक ड्रग एडिक्ट हो ना, तुम्हारे ऊपर एक केस भी फाइल हुआ था। और जो तुम मेडिसिन यूज कर रहे हो किस डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया। अरिवू कहने लगता है कि एक्चुअली मैडम मैंने खुद गूगल कर लिया, मुझे कुछ यादें सताती है, उन यादों को मिटाने के लिए मैं ये दवाइयाँ खाता हूँ। ध्रुव पूछने लगता है ठीक है तुम्हारी बैड मेमोरीज क्या है, आखिरकार तुमको क्या प्रॉब्लम है। अरिवू कहने लगता है सर बचपन से लेते हुए आज तक मैंने जो भी चीज देखी उसको मैंने अभी तक नहीं भूला। ध्रुव को एग्जाम्पल देने के लिए अरिवू काफी सारे डिटेल्स ध्रुव को बताने लगता है, जैसे ध्रुव का नाम, श्रुति का नाम, उस कांस्टेबल का नाम, गाड़ी का नंबर, पुलिस स्टेशन आते समय इसने क्या क्या देखा, किसके जेब में क्या है,
टाइम कितना हुआ था, किस पुलिस वाले का क्या नाम था, सब कुछ। इतनी धांसू किस्म की याददाश्त होती है इसकी। उसके बाद ध्रुव मरी हुई रम्या के बारे में पूछने लगता है। अरे वो यही कहने लगता है कि सर मैं उस रम्या को नहीं जानता, मैं दूसरी रम्या को जानता हूँ जो सिर्फ मुझसे प्यार किया। उसकी ही वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई और उसकी ही यादें मिटाने के लिए मैं ये मेडिसिन इस्तेमाल कर रहा हूँ। इस तरह से ध्रुव को अपना फ्लैशबैक बताने लगता है। जब अरिवू कॉलेज की पढ़ाई कर रहा था, इसकी क्लासमेट रम्या नाम की एक लड़की अरिवू के पास आकर इसको प्रपोज करने लगती है। अरिवू तो शौक में रह जाता है, कहने लगता है कि आप मुझसे मजाक मत करिए, भला मुझसे कोई क्यों प्यार करेगा। तो रम्या अरिवू की बहुत तारीफ करने लगती है कि अरिवू स्विमिंग में नंबर 1 है, इसका IQ लेवल टॉप लेवल है, अपनी बहन की बहुत ही केयरिंग करता है, और वैसे भी मैं तुमको बहुत टाइम से प्रपोज करने का सोच रही थी। आज कॉलेज का आखिरी दिन है, इसीलिए मैं तुम्हें प्रपोज कर रही हूँ। अरे वो अपने मेमोरी को थोड़ा सा घुमाने लगता है तो इसको सब कुछ याद आता है कि पहले से ही रम्या अरिवू को फॉलो कर रही थी, इसे लाइक कर रही थी। बस अरिवू ने ही इसको नोटिस नहीं किया। उसके बाद क्या था, इन दोनों की लव जर्नी स्टार्ट होती है। रिजल्ट्स आने के बाद ये दोनों एग्जाम्स में पास हो जाते हैं। रम्या एक प्राइवेट जॉब करने लगती है। अरिवू का यही सपना है कि सरकारी नौकरी हासिल करे, इसकी माँ का सपना था ये। सो उसी की प्रिपरेशंस करते रहता है और उसी दरमियान में स्विमिंग की प्रैक्टिस भी करते रहता है। एक दिन अरिवू और रम्या की बात अरिवू की बहन को पता लग जाती है, लेकिन अरिवू को कुछ नहीं कहती, इसकी सपोर्ट भी करने लगती है। एक और बात यह है कि रम्या को यूएस जाने का बहुत शौक होता है। खैर उसके बाद एक दिन रम्या का MD रम्या को प्रपोज करने लगता है और ये भी कहने लगता है कि तुमको यूएस जाने का मौका मिला, अगर तुम हाँ कह दो तो हम दोनों मिलकर यूएस चलेंगे और वहीं पर सेटल हो जाएंगे। ये सुनने के बाद रम्या अपने MD को टोटली मना करने लगती है, क्योंकि ये तो अरिवू से प्यार करती है। रम्या यही बात अरिवू को जाकर बताने पर अरिवू कहने लगता है कि रम्या तुम फटाफट से उस जॉब को छोड़ दो, दूसरी कंपनी देख लो। रम्या कहने लगती है अरे उसकी वजह से मैं जॉब क्यों छोड़ूं, एक काम करते हैं, तुम यूएस वीजा के लिए अप्लाई करो, हम दोनों यूएस चलते हैं, मेरी ही कंपनी में जॉब कर लो तुम। अरिवू कहने लगता है अरे नहीं नहीं, मैं उतनी दूर नहीं आ सकता, यहाँ पर मेरी बहन है और मेरा सपना है कि मैं एक सरकारी नौकरी हासिल करूँ। रम्या कहने लगती है अरे अरिवू तुम्हारी बहन को हॉस्टल में रख दो ना, मैंने भी तो हॉस्टल में रहकर अपनी पढ़ाई की और कितने सालों तक यहीं पर रहोगे, हमें लाइफ में ग्रो करना है ना। सो इसी बात को लेकर इन दोनों के बीच झगड़ा होने लगता है। रम्या अरिवू के बहन के बारे में थोड़ा अनाप शनाप बोलने लगती है, तो गुस्से में आकर अरिवू रम्या से कहने लगता है कि तुम मेरी जिंदगी से दफा हो जाओ और तुम अकेले ही उस MD के साथ ही अमेरिका चले जाओ। अब 2-3 दिनों तक अरिवू रम्या को फोन ही नहीं करता, उसका नंबर ब्लॉक कर देता है और उसी तरह रम्या के साइड से भी अरिवू को कोई भी फोन या मैसेज नहीं आता। रम्या के ऑफिस के पास जाकर पूछा तो रम्या ने अपनी जॉब को रिजाइन कर दिया, अपने फ्लैट भी खाली कर दिया। 4 दिनों के बाद अरिवू को फेसबुक का एक नोटिफिकेशन मिलता है, मतलब स्टोरी होती है कि रम्या एक पब पर गई और उस दिन Feb 14 था। जब अरिवू उस पब पर जाता है तो रम्या अपने MD के साथ होती है और उसका MD इसको प्रपोज कर रहा होता है, मतलब इन दोनों की एंगेजमेंट हो रही होती है। जब अरिवू रम्या से बात करने की कोशिश करता है, रम्या कहने लगती है कि तुम कौन हो मुझे पता नहीं, दफा हो जाओ यहाँ से। तभी रम्या का MD ग्लास लेकर अरिवू के सर पे वार कर देता है, तो सर पर जबरदस्त चोट लगने की वजह से यही हादसा बार बार अरिवू को याद आते रहता है। रम्या ने अरिवू को लूजर कहा था। यहाँ पर एक और बात यह है कि उसी पब पर कुछ पुलिस वाले आए होते हैं ड्रग बेचने वालों को पकड़ने के लिए। सो वो लोग गलती से अरिवू के फिंगरप्रिंट्स हासिल करके इस पर केस दर्ज करते हैं। उस पब में सारे लोग स्टूडेंट्स होने की वजह से पुलिस वाले किसी पर भी केस फाइल नहीं किया, जो डीलर्स होते हैं उनको गिरफ्तार करके ले गए। सो इस तरह से अपने बारे में बोलते बोलते अरिवू किसी कोने में बैठ जाता है, बाद में कुछ भी जवाब नहीं देता। जब श्रुति इसको बुलाने के लिए आगे जाती है तो ये तो कब का बेहोश हो चुका होता है। पुलिस वाले फटाफट से इसको हॉस्पिटल पर पहुंचाते हैं। डॉक्टर चेकअप करके कहने लगता है कि अरिवू को हाई BP होने की वजह से ये बेहोश हो गया, और उसी तरह अरिवू जो टैबलेट्स इस्तेमाल करता है उसके बारे में पूछने पर ध्रुव उस डॉक्टर को सारी बात बताने लगता है। डॉक्टर उन दवाइयों के बदले दूसरी दवाइयाँ लिख कर देता है और उसी तरह ध्रुव डॉक्टर को उसकी मेमोरी के बारे में भी बोलने लगता है। सो डॉक्टर अरिवू को हमारे स्कैनिंग मशीन में भेजकर कुछ सवालात पूछने लगता है। पहले ये पूछने लगता है कि अरिवू तुम अपने बचपन का एक इंसिडेंट बताओ। तो अरिवू अपने बचपन का एक इंसिडेंट बताने लगता है। जब अरिवू 1 साल की उम्र में था उस वक्त इसके माँ बाप एक मंदिर के पास ले गए। इसके गांव में वो बहुत ही फेमस मंदिर होती है। इसी मंदिर के पास एक बहुत ही अनोखा कुआं होता है। काफी सारे भक्त उस कुएं के पानी से स्नान करते रहते हैं। कहा जाता है कि उस पानी में कुछ मैजिक है। उन सारे लोगों को देखकर अरिवू भी पहली बार चलते हुए उस कुएं के पास जाने लगता है।
उस वक्त इसके माँ बाप कुछ कीर्तन वगैरह सुन रहे होते हैं, वहाँ पर बिजी होते हैं। अरे वो उस कुएं के पास जाने के बाद पानी में गिर जाता है। तभी इसके सामने एक बहुत ही अनोखा कछुआ आकर इसको कुछ शक्तियाँ वगैरह देने लगता है। एक्चुअली जब अरिवू पानी में गिरता है उसके बाद इसको कुछ भी याद नहीं होता। कुछ सेकंडों के लिए ये बेहोश हो चुका होता है। उस कुएं का कछुआ आकर अरिवू की जान को बचाती है। खर्च पर डॉक्टर खुद इसकी मेमोरी को देखकर शॉक में रह जाता है। ध्रुव को समझाने लगता है कि ऐसे केसेस बहुत ही रेयर होते हैं। उसके बाद जब ध्रुव अरिवू के पास जाता है तो अरिवू ने दोबारा उसी लॉकेट के स्केच को ड्रॉ कर चुका होता है किसी पेपर पर। ध्रुव पूछने लगता है कि ये लॉकेट का स्केच क्यों ड्रॉ किया तुमने। अरिवू कहने लगता है, अरे सर सुबह आपने एक इमेज को दिखाया था ना, वो याद आकर बस मैंने ऐसे टाइम पास किया और उसी तरह मैंने इस डॉलर का स्केच कहीं पर भी नहीं ड्रॉ किया। प्लीज सर मुझे छोड़ दो, मेरी बहन मेरा इंतजार कर रही होगी। तभी ध्रुव के दिमाग में एक बात खनकती है कि मैंने तुमसे डॉलर के बारे में पूछा लेकिन तुमने डॉलर चेन कहा, जिसका मतलब तुम इस चेन के बारे में ऑलरेडी जानते हो। सच बताओ क्या छुपा रहे हो, वरना तुम्हारे ऊपर केस फाइल दर्ज कर दूंगा। ये सुनने के बाद अरिवू रिक्वेस्ट करते हुए ध्रुव से कहने लगता है, सर मेरे ऊपर केस फाइल दर्ज मत करिए। हाँ उस गाड़ी पर मैंने ही वो स्केच ड्रॉ किया। पता नहीं कैसे 2-4 दिनों से उस डॉलर का इमेज मेरे आंखों में नजर आ रहा था, कहीं पर भी मैं उसी को ड्रॉ कर रहा था। इस तरह से बहुत रिक्वेस्ट करते रहता है। इसी दरमियान में अरिवू की बहन अखिला अरिवू को बार बार कॉल्स करती रहती है। श्रुति फोन पिक करके स्पीकर पर रखती है। अरिवू अखिला से बात करने लगता है कि बहना तुम घबराओ मत, मुझे थोड़ा लेट होगा, मैं घर जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। उसके बाद अरिवू कहने लगता है कि सर मुझे प्लीज एक चांस दीजिए, मुझे मेरे स्विमिंग पूल के पास ले जाइए, मैं सारी चीजें याद करके आपको बता दूंगा। सो ध्रुव अरिवू की बातों पर यकीन करते हुए इसको उसके स्विमिंग एकेडमी पर ले जाने लगता है। अरिवू अपने स्विमिंग पूल पर आने के बाद स्विमिंग पूल में कूदकर नीचे बहुत देर तक ऐसे ही बैठा रहता है। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आता कि अंदर ये कर क्या रहा है। उसी वक्त एक दुकान वाला बंदा यहाँ पर आकर अपने दुकान की सीसीटीवी फुटेज देने लगता है, जो कुछ दिनों पहले पुलिस वाले ने इससे पूछा था। अब इसे स्विमिंग पूल के पास कंप्यूटर होने की वजह से श्रुति इस फुटेज को प्ले करने के लिए कहती है। तो इस फुटेज में भी सारी चीजें सेम ही होती है। मतलब पहले इस गली से एक ब्लैक कलर की कार गुजरने लगती है, उसके बाद रम्या वहाँ से जाने लगती है और थोड़ी देर के बाद अरिवू जॉगिंग करते हुए उस गली से गुजरने लगता है। उसके बाद अरिवू पानी से बाहर आकर ध्रुव को उस चेन के बारे में बताने लगता है। उसी वक्त हमको ये बात पता चलती है कि इस अरिवू के पास एक स्पेशल टाइप की पावर होती है। मतलब जब ये पानी में जाता है तो अरिवू अपने सबकॉन्शियस माइंड के जरिए से एस्ट्रल ट्रैवल कर सकता है। इस कॉन्सेप्ट के बारे में आपने पहले भी सुना होगा। मतलब बॉडी यहीं पर होगी, आत्मा दूसरी जगह पर ट्रैवल कर सकती है। सो इस तरह से अरिवू एस्ट्रल ट्रैवल करके दोबारा उसी जगह पर जाकर उस चेन को देखकर ध्रुव को बताने लगता है। जब अरिवू जॉगिंग कर रहा था तो किसी झाड़ियों के पास देखा इसने। ध्रुव से कहने लगता है कि मैंने उस चेन को पानी के रिफ्लेक्शन के जरिए से देखा। कंफर्मेशन के लिए ध्रुव दोबारा उसी फुटेज को प्ले करने लगता है। तभी एक और शॉकिंग बात पता चलती है कि सच में वो चेन झाड़ियों में थी। कोई बंदा आकर उस चेन को अपने साथ ले जाता है। उसके बाद ध्रुव इस अरिवू को यहाँ से भेज देता है। बाद में ध्रुव, श्रुति, कांस्टेबल उसी एरिया के पास आकर अच्छे से इंस्पेक्शन करने लगते हैं। ध्रुव समझ जाता है कि अरिवू कुछ गलत बता रहा है। पानी के रिफ्लेक्शन के जरिए से उसने उस चेन को नहीं देखा, शायद उसने इमेजिनेशन करके बताया होगा। खैर दूसरे दिन ध्रुव और कांस्टेबल दोबारा अरिवू के घर पर जाते हैं। अकेला इन दोनों को अपने घर में वेलकम बोलकर अपने भाई अरिवू के बारे में काफी सारी बातें बताती रहती है। इनके घर में एक छोटा सा कछुआ भी होता है। अरिवू ने अपने गाँव जाकर उस कुएं से इस कछुए को यहाँ पर लाया होता है। थोड़ी देर के बाद अरिवू अपनी नींद से जाकर इन दोनों को देखता है। कहने लगता है, अरे सर कल ही मैंने आपको सब कुछ बता दिया, आप जिस बंदे को ढूंढ रहे हो वो मैं नहीं हूँ। ध्रुव कहने लगता है, अरे घबराओ मत, मैं बस ऐसे ही फॉर्मेलिटी के लिए आया हूँ, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। अरिवू कहने लगता है, अरे सर प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, मैं आपकी कोई भी मदद नहीं कर सकता, मेरे काफी सारे एम्बिशंस है। आपको तो किलर चाहिए, आप किलर को पकड़कर मेडल हासिल कर लेंगे। इस दुनिया में मेरी अकेली लौती मेरी बहन है। इस तरह से थोड़ा ऊंची आवाज में बात करने पर ध्रुव को गुस्सा आकर अरिवू से कहने लगता है कि मैंने भी अपनों को खोया है, मेरी बेटी खोई है मैंने, और मैं ये काम मेडल्स के लिए नहीं कर रहा हूँ। इस तरह से अरिवू को एक वीडियो दिखाने लगता है कि मेरी बेटी का नाम प्रिया है। आखिरी बार मैंने इसी वीडियो में देखा मेरी प्रिया को। उस वीडियो में प्रिया की कॉलेज में उसकी सीनियर्स प्रिया की रैगिंग करते रहते हैं। प्रिया की फ्रेंड ध्रुव को वीडियो कॉल करके ये सारी चीजें दिखाती रहती है। और एक्चुअली जो बंदा रैगिंग कर रहा होता है प्रिया को, उसके पास ये कुल्लू होता है
ध्रुव वीडियो कॉल के जरिए से ही उस बंदे को देखकर पहचान लेता है कि वो तो ड्रग डीलर सादिक है, वो कोई स्टूडेंट नहीं। दूसरे दिन ही ध्रुव को इसकी बेटी की मरने की खबर मिलती है। प्रिया की डेड बॉडी काली हो चुकी होती है। अपनी बेटी को इस हालत में देखकर ध्रुव बहुत फूट फूट के रोने लगता है। इन्वेस्टिगेशन करने पर यह बात पता चलती है कि प्रिया को कोई इंजेक्शन डालकर मार दिया। कोई अजीब का केमिकल था उसकी बॉडी में। उसके बाद ध्रुव शक के बलबूते पर जो ड्रग डीलर्स होते हैं उन सारे लोगों का एनकाउंटर करने लगता है। बहुत छानबीन करने के बावजूद भी वो सादिक नहीं मिला। फाइनली किसी रूम में उस सादिक की लाश मिलती है। सेम उसी हालत में बॉडी सारी काली हो चुकी होती है। तभी कोई अनजान बंदा ध्रुव के पास आकर वही ड्रग इंजेक्ट करने लगता है और शायद सिर्फ एक ही साइड इंजेक्ट करने की वजह से इसकी हाफ बॉडी काली हो जाती है। अब इंजेक्शन डालने के बावजूद भी ध्रुव क्यों नहीं मरा ये हमको बाद में पता चलेगा। प्रेजेंट डे पर ध्रुव यही सारी बातें आरवी को बताते हुए कहने लगता है कि इतने सालों के बाद चेन्नई में यही केस मेरे सामने आया। एक और विक्टिम बनने से पहले मुझे उस बंदे को पकड़ना होगा। मेरी बेटी के हत्यारों को मैं ही सजा दूंगा। अरे वो सॉरी बोलते हुए कहने लगता है कि मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ सर। ध्रुव कहने लगता है कि हमारे पास सिर्फ एक ही क्लू था, वो लॉकेट। अगर तुम ऐसे ही कुछ और बातें याद करके बताओगे तो केस में बहुत हेल्प होगी। मैं तुमको कल एक प्लेस पर बुलाऊंगा, वहाँ पर आ जाओ, तुम्हारे स्विमिंग पूल के पास नहीं। सो दूसरे दिन ध्रुव अरविव को लेकर मरीन स्टडीज के पास जाता है। मतलब यहीं पर सबमरीन के रिलेटेड ट्रेनिंग को दिया जाता है। वहाँ का हेड अरविव को स्विमिंग सूट देने लगता है और इसी तरह कुछ टिप्स वगैरह भी बताने लगता है, क्योंकि इनके पास समंदर का पानी होता है। अब ऑफ कोर्स समंदर के पानी में गहराई में कुछ ज्यादा डेंसिटी होती है। सो बाद में अरविव रेडी शेडी होने के बाद पानी में जंप लगाकर ऐसे ही ध्यान करने लगता है जैसा ही अपने स्विमिंग पूल में किया करता था। अरविव दोबारा एस्ट्रल ट्रैवल करते हुए उसी टाइम उसी दिन के पास पहुंचता है जिस दिन ये जॉगिंग कर रहा था रम्या मरी थी। अरविव ये देखता है कि उस रात वो किलर रम्या को मारने के बाद उसकी डेड बॉडी अपने कार की डिक्की में रखकर दोबारा उस लॉकेट को अपने साथ लेकर वहाँ से जाने लगता है। मतलब रम्या को इंजेक्शन डालते समय उसकी चैन वहीं पर गिर गई। तो दोबारा वहाँ पर जाकर उस चैन को लेकर किसी डस्टबिन के पास जाकर रम्या की लाश को उस डस्टबिन में डाल देता है। रम्या का फोन लेकर उसकी फोटो क्लिक करके एफबी में पोस्ट कर देता है कि आज मेरा घटिया बर्थडे रहा। उसके बाद वो किलर अपनी गाड़ी के जरिए से कहीं पर जाने लगता है। अब अरविव भी अपने एस्ट्रल ट्रैवल की मदद से उसी गाड़ी को फॉलो करने लगता है। वो किलर जिस एरिया में जाता है वो सारी चीजें अरविव देखते रहता है। जब वो किलर अपने घर पर जाता है तो इस किलर के पास एक उल्लू होता है। अरविव इस उल्लू को देखकर बहुत डर जाता है। एक्चुअली उल्लुओं से बहुत डर होता है इसको। तभी वहाँ का एक बंदा अरविव को पानी से बाहर लाता है, क्योंकि अरविव को पानी में गए हुए बहुत टाइम हो चुका होता है। उसके बाद अरविव ने जो भी कुछ देखा वो सारी बातें डिटेल के साथ ध्रुव को बताने लगता है। कंफर्मेशन के लिए ध्रुव किसी रोड का सीसीटीवी फुटेज चेक करने पर सच में उस रूट से वो ब्लैक कलर की गाड़ी गुजरी होती है। उस अरविव के बारे में जानने के लिए ध्रुव डॉक्टर के पास जाकर यही सारी बातें बताने लगता है। डॉक्टर कहने लगता है कि मैंने आपसे पहले भी कहा कि उस अरविव को रेयर किस्म का फिनोमिना है। 1970s के दरमियान में डोरथी एलिसन नाम की एक औरत काफी सारे मिस्टीरियस केसेस को सॉल्व किया। केसेस के दरमियान में उस औरत ने ऐसे विजन्स को देखा जो कभी देखी नहीं और वहाँ पर गई भी नहीं। उसके बाद ध्रुव और कांस्टेबल उस एरिया पर जाकर उस किलर का घर तलाश करने की कोशिश करते रहते हैं जो अरविव ने बताया था। सो इसी दरमियान में एक डंप यार्ड के पास जाकर वहाँ पर पूछताछ करने लगते हैं कि आप लोगों में से किसी ने किसी के घर में उल्लू को देखा। तभी एक छोटी बच्ची अपने दादा के साथ ध्रुव के पास आकर कहने लगती है कि अंकल, मैंने इस एरिया में एक उल्लू को देखा। एक्चुअली मैं देख नहीं सकती, मैं अंधी हूँ, लेकिन वो एरिया कहाँ पर है मैं आपको दिखा सकती हूँ। इस तरह से वो बच्ची ध्रुव को उस एरिया के पास ले जाने पर ध्रुव को वो घर नजर आता है जो अरविव ने बताया था। मतलब उस घर के बाहर क्रॉस का सिंबल होता है। घर के पास जाने पर शॉकिंगली कोई भी मौजूद नहीं होता। टूलेट का बोर्ड लगा होता है। फटाफट से ध्रुव घर के ओनर को फोन करके यहाँ पर बुलाता है। घर का ओनर यहाँ पर आकर ध्रुव से कहने लगता है कि इस घर में 3 लोग रहते थे, शायद हिंदी वाले, और हर महीना इस घर को 10,000 रुपए दिया करते थे। कभी भी इसने उस बंदे का चेहरा नहीं देखा, हमेशा मास्क पहनकर रखा करता था। उस घर की तलाशी लेने पर ध्रुव को एक दवाई की शीशी नजर आती है। दूसरी तरफ जब अरविव अपनी स्विमिंग की प्रैक्टिस करके वापस अपने घर पर जाने वाला होता है तो इसकी रैक में इसका फोन मिसिंग होता है। शायद किसी ने चुरा लिया। माँ के लैंडलाइन फोन से अपने फोन को फोन करने पर इसका फोन स्विच ऑफ होता है। उसके बाद जब अपने घर पर जाता है तो उसके घर को ताला लगा होता है।
इसकी बहन अभी तक घर वापस नहीं आई। अपने बगल वाले बच्चे से पूछने पर वो बच्चा कहने लगता है कि दीदी एक ब्लैक कलर की गाड़ी में गई थी। यह सुनने के बाद अरिवू शॉक में रह जाता है। अब इसके पास तो फोन नहीं होता तो एक बंदे से फोन लेकर अखिला को फोन करने लगता है, लेकिन नॉट रीचेबल होता है। अरिवू फटाफट से श्रुति को फोन करके यही बात बताने लगता है। श्रुति यही कहने लगती है, अरे तुम फिक्र मत करो, अपने दोस्तों के पास गई होगी, आ जाएगी। एट द सेम टाइम दूसरी तरफ अखिला अपने भाई अरिवू को फोन करती रहती है। ऑफ कोर्स उसका फोन तो स्विच ऑफ में रहता है। बात यह है कि अखिला और उसके फ्रेंड्स डांस प्रैक्टिस करने के लिए अपने फ्रेंड के हॉस्टल पर आई होती है, तो यहीं पर लेट हो गया इसको। अब उस एरिया में सिग्नल ना होने की वजह से अखिला का फोन भी नॉट रीचेबल होता है। हॉस्टल से थोड़ा बाहर आती है अपने फोन में सिग्नल लाने के लिए, तो उसी वक्त वो किलर इस अखिला के गर्दन पर वो इंजेक्शन डाल देता है, जिसकी वजह से इसकी बॉडी भी काली हो जाती है। सुबह होने के बाद पुलिस वालों को उसी लड़की की डेड बॉडी की खबर मिलने पर ध्रुव भी वहाँ पर जाता है। उसी वक्त श्रुति भी अरिवू को यहाँ पर बुलाती है। कल रात से इसकी बहन घर वापस नहीं आई ना, इसीलिए उस लड़की की डेड बॉडी को देखकर अरिवू बहुत फूट फूट के रोने लगता है कि मेरी बहन अखिला है। बाद में वही कहने लगता है कि ये अखिला नहीं है, अखिला हील्स नहीं पहनती, कपड़े तो वही है लेकिन ये अखिला नहीं है। तभी पुलिस वाले फेसबुक पर एक पोस्ट देखते हैं। पता लग जाता है कि मरने वाली का नाम डॉक्टर शालिनी है। उसी वक्त अरिवू को अखिला फोन करने पर अरिवू फटाफट से घर आकर अखिला को हक करने लगता है। अखिला जो हुआ वो बताने लगती है कि अखिला उसके फ्रेंड्स हॉस्टल पर गए थे डांस प्रैक्टिस करने के लिए, और उसी तरह कल रात अरिवू ने इमेजिनेशन किया था कि शायद उस किलर ने इसकी बहन को भी ऐसे ही मार दिया होगा, लेकिन मारा किसी और को, डॉक्टर शालिनी, एक डर्मेटोलॉजिस्ट। दूसरी तरफ पुलिस वाले उस शालिनी के क्लिनिक पर जाकर उस केस की इन्वेस्टिगेशन करते रहते हैं। उसी रात अरिवू अपने स्विमिंग पूल के पास जाकर उस किलर के बारे में फाइंड आउट करने की कोशिश करने लगता है। सेम वही एस्ट्रल ट्रैवल करते हुए इस बार अरिवू उल्लू से नहीं डरते हुए उस किलर के घर के अंदर जाता है। घर के अंदर 3 मास्क वाले बंदे होते हैं। मेन हत्यारे के पास एक किताब होती है। अब तक जिन जिन लोगों को मारा उनकी फोटोज इस किताब में होती है, जैसे वही ध्रुव की बेटी प्रिया, रम्या, वो डॉक्टर। उसके बाद वो किलर एक मैगजीन के ऊपर वेनेला नाम की एक लड़की की फोटो देखकर इस पर भी गुस्सा करने लगता है। जब वो किलर अपने चेहरे का मास्क हटाने ही वाला होता है, उसी वक्त अरिवू बेहोश हो जाता है, काफी टाइम से ये पानी में होने की वजह से। वहाँ के 2 बंदे अरिवू को देखकर फटाफट से उसकी जान को बचा लेते हैं। थोड़ी देर के बाद हॉस्पिटल पर ध्रुव, श्रुति, कांस्टेबल और अखिला भी आते हैं। डॉक्टर कहने लगता है कि फिलहाल पेशेंट अनकॉन्शियस है, अगर 48 घंटों में होश में नहीं आया तो पेशेंट कोमा में जा सकता है। लेकिन सुबह होने तक अरिवू होश में आकर स्विमिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए जाता है। इस कंपटीशन में ये जीत ही जाता है। उसके बाद ध्रुव से मुलाकात करके उस वेनेला का चेहरा ड्रॉ करके दिखाने लगता है। शॉकिंगली ध्रुव ऐसा ही एक मैगजीन कार्तिक के कैबिन में देखा था जब कार्तिक से पूछताछ करने के लिए गए थे। उसके बाद सीन प्रेजेंट डे पर शिफ्ट होता है। मतलब पुलिस वाले इस वेनेला के बारे में पता करके इसको फॉलो करते रहते हैं, क्योंकि मैगजीन में इसी का चेहरा होता है। श्रुति वेनेला को फॉलो करते हुए अपना हिडन कैमरा इस वेनेला को लगा देती है। एक्चुअली शायद फिलहाल वेनेला एक प्रोडक्शन हाउस पर आती है। बात यह है कि एक डायरेक्टर ने वेनेला को किसी मूवी में कास्ट करने का डिसाइड किया था, लेकिन अब वेनेला को इस मूवी से हटा दिया गया। अब वो डायरेक्टर खुद प्रोड्यूसर की बेटी को लॉन्च कर रहा है। इस मूवी के लिए वेनेला ने अपना स्किन टोन भी बदला, थोड़ा डार्क कलर में नजर आना था इसको। इसके रिलेटेड काफी सारे ट्रीटमेंट लिया। जब डायरेक्टर यहाँ पर आता है तो वेनेला डायरेक्टर से इसी के बारे में पूछने पर डायरेक्टर साफली मना कर देता है। जो कुछ भी वेनेला का नुकसान हुआ उसकी भरपाई करने की बात करता है, लेकिन वेनेला को बहुत गुस्सा आता है। सो अब ये सारी बातें ध्रुव और श्रुति सुनते रहते हैं। जब श्रुति वेनेला को फॉलो कर रही होती है तो वेनेला मिस हो जाती है। उसी वक्त ध्रुव अरिवू को फोन करके वेनेला के घर के एड्रेस पर जाने के लिए कहता है, तो अरिवू उसी तरह से वेनेला के घर के पास जाकर वेनेला का इंतजार करते रहता है। थोड़ी देर के बाद ध्रुव, श्रुति, कांस्टेबल एक पार्टी पर जाते हैं, क्योंकि इसी पार्टी पर वेनेला भी आई होती है। खुद प्रोड्यूसर की बेटी ने इसको यहाँ पर इनवाइट किया होता है। इसी पार्टी पर वो कार्तिक भी होता है जो हीरोइन की फोटोशूट करते रहता है। सो ध्रुव कार्तिक के पास जाकर उस मैगजीन कवर पेज के बारे में पूछने लगता है। कार्तिक कहने लगता है कि पहली बार मैंने वेनेला को एक मेडिकल स्टोर में देखा था। उसकी आंखें मुझे बहुत पसंद आई थी, बहुत ही यूनिक थी, जिसकी वजह से मैंने सिर्फ उसकी आंखों की फोटोज खींची। वो फोटोज उसको भी बहुत पसंद आई। उसके बाद मैंने डायरेक्टर को वेनेला की फोटोज दिखाई तो डायरेक्टर वेनेला को एक मूवी का चांस दिया। अब इसी प्रोसेस में एक दिन वेनेला कार्तिक के पास आकर प्रपोज करने लगी। अब कार्तिक तो पहले से ही रम्या से प्यार करते रहता है। वेनेला से यही कहने लगता है
कि मैं बस काम के सिलसिले में ही तुम्हारी फोटोज खींची। वेनेला ने ही उस डॉलर चेन को कार्तिक को गिफ्ट दिया था एज ए फ्रेंड की तरह। दूसरी तरफ वेनेला के घर पर एक बंदा फूड डिलीवर देकर जाता है। ये देखकर अरिवू शॉक में रह जाता है। मतलब फ्लैट में वेनेला के अलावा और भी कोई रहता है। वेनेला के बारे में पूछने के लिए दरवाजा खटखटाने लगता है। ऑलरेडी दरवाजा ओपन होने की वजह से जब वो अंदर आता है तो दो बंदे इसको इंजेक्शन डालकर बेहोश कर देते हैं। अरिवू को पानी के ड्रम में डालकर क्लोज कर देते हैं ढक्कन। इस तरफ कार्तिक ध्रुव से कहने लगता है कि डायरेक्टर वेनेला को शालिनी क्लिनिक पर ले जाकर उसका स्किन ब्राइट करवाने लगा, क्योंकि वेनेला का स्किन थोड़ा डार्क था। यह होने के बाद शालिनी क्लिनिक वाले बिना वेनेला की परमिशन के वेनेला की फोटो छपवा दी, मतलब एक एड डिस्प्ले किया। इस तरफ अरिवू के पास जब ये लोग टैंकी का ढक्कन ओपन करते हैं, मरा हुआ समझकर, अरिवू फटाफट से होश में आकर उन लोगों से फाइट करने लगता है। इस तरफ जब ध्रुव वेनेला की पुरानी फोटो देख रहा होता है, तभी ध्रुव को एक चीज याद आने लगती है। शॉकिंग बात यह है कि जो लोग प्रिया को रैगिंग कर रहे थे, उस गैंग में ये वेनेला होती है। वेनेला का असली नाम मेघा होता है। यही पर हमको एक और बात पता चलती है कि जब ध्रुव ड्रग डीलर्स को एनकाउंटर कर रहा था तो एक बंदा इसको इंजेक्शन दे दिया था, तो वहाँ पर ये वेनेला मौजूद थी। वेनेला उसी वक्त ध्रुव को एंटीडोट देकर वहाँ से भाग निकली, इसीलिए ध्रुव मरा नहीं था। तो ये सारी चीजें याद करके ध्रुव को सारी बात समझ में आ जाती है कि असली कातिल ये वेनेला है। जब वेनेला उस प्रोड्यूसर की बेटी को इंजेक्शन डालकर मारने ही वाली होती है, उसी वक्त ध्रुव इस चीज को देखकर इसको शूट कर देता है। एक्चुअली इस वेनेला के अंदर एक किस्म का गुस्सा होता है। When the whole space is dark, why do the stars only spark? प्रिया के टाइम जब इसका बीएफ प्रिया की तारीफ करके वेनेला को नीचा दिखाने लगा, तो वेनेला को गुस्सा आकर एक अजीब का फार्मूला बनाया। सारे लोग गोरे लोगों को ही तारीफ करते हैं, काले लोग क्या इंसान नहीं? इसलिए एक फार्मूला बनाकर पहले प्रिया को मार दिया, क्योंकि इसके बीएफ ने प्रिया की तारीफ की। उसके बाद अपने बीएफ को भी मार दिया, वही इंजेक्शन डालकर, जो इसकी इंसल्ट की। अब कार्तिक ने इसका प्यार ठुकरा दिया, जिसकी वजह से रम्या को मार दिया। डॉक्टर ने इसका चेहरा इस्तेमाल करके फोटो छपवा दी, जिसकी वजह से उस डॉक्टर को भी मार दिया। और इसी तरह फिलहाल इस पार्टी पर आकर उस प्रोड्यूसर की बेटी को मारने की कोशिश की। सिंपल से बात करें तो ये सारी चीजें रासिज्म से हुई। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। सो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।